नमस्कार। मैं विनीता कुठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष गृह विज्ञान के वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हमारा विषय है जल। जल जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। मनुष्य की दूसरी आवश्यकता जल है। इसके बिना कुछ दिनों तक जीवित रहने की कल्पना नहीं की जा सकती है। हालांकि भोजन के बिना तो हम बहुत दिन निकाल सकते हैं, परंतु जल के बिना तो हम कुछ 2 या 3 दिन भी नहीं निकाल सकते हैं और हम कह सकते हैं कि इसके बिना जीना मुश्किल है। जल के अनेक उपयोग हैं। फॉर एग्जाम्पल नहाने के लिए, बेदिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, वॉशिंग के लिए, धोने के लिए, खाना पकाने के लिए, कुकिंग के लिए और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने के लिए और ड्रिंकिंग पर्पस अर्थात पानी पीने के लिए हम जल का उपयोग करते हैं। धुलाई प्रक्रिया में जल अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके बिना तो धुलाई प्रक्रिया के विषय में सोचा नहीं जा सकता है। वस्त्रों की धुलाई के लिए सबसे पहली आवश्यकता ही जल है। यदि साबुन अथवा अन्य शोधक पदार्थ नहीं भी है हमारे पास और वस्त्र को यदि हम केवल जल से धोते हैं और उसमें खंगालते हैं तो हमारे जल की जो लूज डर्ट होती है अर्थात धूल कण मिट्टी आदि ये दूर हो जाते हैं। जल में सर्वाधिक शक्तिशाली गोलक है, मोस्ट पावरफुल सॉल्वेंट हम इसको कहते हैं। इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वच्छक साधन भी इसे कहा जाता है। धुलाई प्रक्रिया में जल रेशों के भीतर प्रवेश करता है और उस अपनी भेदन क्षमता से उन्हें आर्द्र एवं गीला कर देता है। जल उनके अंदर उपस्थित गंदगी, मैल, धूल कण, मिट्टी आदि को अपने जल में घोल लेता है। फलतः धूल कण वस्त्र की सतह से पृथक हो जाते हैं और पुनः वस्त्र पर नहीं चिपकते हैं। वस्त्र को थोड़ा सा झटक कर खंगाल देने से वस्त्र के जो घुली हुई गंदगी है वह दूर हो जाती है और वस्त्र अधिकांशतः साफ हो जाता है। ठंडे जल में फॉर एग्जाम्पल एल्ब्यूमिन के दाग होते हैं, वे आसानी से धुल जाते हैं। तो गर्म जल जो होता है उसके अंदर हमारे चिकनाई और ग्रीस के धब्बे साफ हो जाते हैं। ताप के बढ़ने से जल की जो घोलक क्षमता है अर्थात जो सॉल्वेंट पावर है वह बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप हमारे साबुन और अथवा शोधक पदार्थ मिलकर भिगोने से उस पर सटी चिकनाई पिघल जाती है। साबुन से चिकनाई का पायसीकरण हो जाता है। फलतः चिकनाई से सटे धूलकण, गंदगी, मैल आदि पृथक हो जाते हैं और वस्त्र हमारा साफ हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं जल का संगठन। प्राचीन समय से ही जल को 5 तत्वों में महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट एलिमेंट माना गया है। क्षिति जल पाक वक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। जल को एक्चुअली जो वैज्ञानिक फॉर्मूला है वह एक कंपाउंड के रूप में ये सिद्ध हुआ 1741 में, सॉरी नॉट 19 बट 1741 में हेनरी कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक ने यह प्रूव किया कि जल 2 अणुओं से बना होता है, एक हाइड्रोजन के अणु से और दूसरा ऑक्सीजन के अणु से, और इनके रासायनिक संयोग से ही जल का निर्माण होता है। ड्यूमा और मैले ने हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परिणात्मक अनुपात निकाला। उन्होंने यह साबित किया कि हाइड्रोजन H2 अर्थात 2 अणु हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के एक अणु इनके रासायनिक संयोग से हमारा जल का अणु बनता है। अतः जल को हम H2O कहते हैं। हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अनुपात इसमें 2:1 के रेशो में होता है, परंतु उत्कृष्ट गोलक होने के कारण यह अपने में अन्य चीज़ों को
घोल लेता है। अर्थात हम देखते हैं कि जल का निर्माण हमारा 2 अणु हाइड्रोजन और 1 अणु ऑक्सीजन से होता है। वाटर इज द केमिकल कंपाउंड Water is the chemical compound of 2 volumes of hydrogen and 1 volume of oxygen, but it is rarely found in pure form. अर्थात जो जल है उसका शुद्ध फॉर्म में पाना बहुत कठिन है। केवल डिस्टिल वाटर ही एक तरह से प्योर वाटर के फॉर्म में होता है, या रेन वाटर जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, जब तक कि उसका अणु आपका किसमें जमीन को टच न करे या संपर्क में किसी प्रकार की जो एटमॉस्फेरिक गंदगी होती है उसके संपर्क में नहीं आए, तब तक ही हमारा जो वर्षा का जल है वह सर्वोत्तम जल या प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। आइए अब हम स्रोत के बारे में अध्ययन करते हैं। तो स्रोत इसका मुख्य रूप से हमारा वर्ल्ड 3/4 ऑफ वाटर 1/4 ऑफ लैंड, ठीक है, और प्राकृतिक रूप से जल समुद्र में नदी, झील, झरने, कुएं आदि के भंडार में के रूप में मिलता है। जल का मुख्य स्रोत आपका वर्षा होता है। वर्षा का जल सबसे अधिक, मैंने जैसे आपको बताया, शुद्धतम जल होता है। यह बाह्य रूप से साफ और चमकीला दिखाई देता है। इसकी तुलना एक्चुअली हम डिस्टिल वाटर से करते हैं, जो कि सभी प्रकार की अशुद्धियों से मुक्त होता है। परंतु वर्षा का जल जब बादल से भूमि की ओर उतरने लगता है तो वायुमंडल के अंदर विद्यमान अशुद्धियां धूल, धुआं, सूक्ष्मजीव, गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अकार्बनिक अशुद्धियां इसमें मिल जाती हैं और इससे जल अशुद्ध हो जाता है। अतः प्रथम व द्वितीय वर्षा के जल का प्रयोग हमें नहाने, धोने, खाना पकाने इत्यादि से नहीं करना चाहिए और इसी को हम एसिडिक रेन्स या अम्ल की वर्षा भी कहते हैं, क्योंकि एक पर्याप्त मात्रा के अंदर जो सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि, वे इसकी प्रकृति को एसिडिक नेचर कर देते हैं। धुलाई, जब वर्षा का जल धुलाई प्रक्रिया के लिए सबसे अच्छा जल माना गया है। यह सॉफ्ट वाटर है और इसकी धुलाई के लिए अधिक सफ़ेद, उज्ज्वल, चमकदार होते हैं। साथ ही कम साबुन खर्च होता है और वस्त्र की गंदगी शीघ्रता से निकलकर वस्त्र को पूर्ण स्वच्छ बना देती है। जल का मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला मुख्य स्रोत है आपके वर्षा का जल। दूसरा है सरफेस वाटर, अर्थात जो भूपृष्ठीय जल जिसे हम कहते हैं सरफेस वाटर। हमारा कृत्रिम झरने, नदी, नहर, तालाब, जलाशय, सागर, खाड़ी, सरोवर आदि। और तीसरा है भौम जल, अर्थात ग्राउंड वाटर, जमीन में पाया जाने वाला जल। वे हैं आपके कुएं, आर्टिजन वेल्स, हैंड पंप्स, ट्यूबवेल्स आदि। वाटर हमें 3 अवस्थाओं के अंदर प्राप्त होता है। ठोस अवस्था व बर्फ की अवस्था होती है। बर्फ के फॉर्म में जो वाटर जमा हुआ होता है वह हमारे जल की ठोस अवस्था होती है। दूसरा लिक्विड, अर्थात पानी के रूप में पाया जाता है। और तीसरा गैस के रूप में, अर्थात वाष्प के रूप में, जल वाष्प के रूप में यह गैसियस फॉर्म में होता है। तो हम देखते हैं कि जल हमें प्रकृति में हमारी पृथ्वी पर 3 अवस्थाओं के अंदर प्राप्त होता है। पहला हमारा सॉलिड अवस्था, दूसरा लिक्विड अवस्था और तीसरा गैसीय अवस्था। ठोस,
द्रव्य और गैसीय। अतः जल ठोस अवस्था में बर्फ, द्रव्य अवस्था में जल और गैस अवस्था में जल वाष्प के रूप में रहता है। यह स्टेजेस इंटरचेंजेबल भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, वाष्प जब ठंडी होती है तो यह जल में परिवर्तित होती है, और जल एकदम ठंडा होता है तो वह बर्फ में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार हमें 3 अवस्थाओं के अंदर जल प्राप्त होता है। आइए अब हम देखते हैं कि जल का वर्गीकरण, जो एक्चुअली पृथ्वी पर उपलब्ध जल का वर्गीकरण उनके उद्गम स्थान, विशेषताओं या उपयोगिता के आधार पर किया गया है। तो आइए जल के उद्गम स्थान, सोर्स ऑफ वाटर कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो सबसे पहला आता है आपके झरने और कुएं के जल, अर्थात स्प्रिंग्स और जल। झरना एक प्राकृतिक जल स्रोत होता है जब जल 2 अप्रवेश स्तरों इम्पर्वियस लेयर्स के मध्य से स्वतः ही किसी दरार या छिद्र के माध्यम से उछलकर भूमि की सतह पर प्रवाहित होने लगता है, तो इसे हम झरना कहते हैं। इसकी अघुलनशील अशुद्धियाँ पृथ्वी के रंध्रमय तह से छनकर दूर हो जाती है। झरने का जल शुद्ध, शीतल, स्वादिष्ट और प्रदूषण रहित होता है, परंतु इसमें कठोरता अधिक होती है क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स होते हैं वह अधिक पाए जाते हैं। गांवों के अंदर कुआं एक महत्वपूर्ण आपके जल आपूर्ति का साधन होता है। कुआं एक्चुअली मिट्टी को खोद कर तैयार किया जाता है, गहरा गड्ढा होता है और कुएं की जो भूमि होती है 1 से 2 अधिक तह में प्रवेश कर तोड़कर भीतर तक खोदा जाता है। कुएं कई प्रकार के होते हैं। एक आपका उथला कुआं होता है, गहरा कुआं होता है और आर्टिजन कुआं होता है। यूजुअली गहरे कुएं का जल शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल और पीने योग्य एवं शीतल रहता है क्योंकि गहराई के अंदर अशुद्धियाँ जल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है, परंतु जल उत्कृष्ट घोलक होता है। इस कारण पृथ्वी पर रहने वाली जो विभिन्न अशुद्धियाँ हैं वह जल के अंदर मिक्स हो जाती हैं। इसके बाद आपका रिवर वाटर, पर्वतों से रिवर निकलती है, आइस मेल्ट होती है या कई बार बरसात के माध्यम से रिवर्स बनती हैं। उदाहरणतः ग्लेशियर्स जो होते हैं वे पिघलते हैं और एक रिवर का रूप ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी गंगोत्री है जो कि गंगा नदी के जल को बनाती है और बहुत ही शीतल होता है यूजुअली। और नदियाँ में जो अशुद्धियाँ आती है वो मैदानी इलाकों के अंदर आती है। तीसरा होता है आपका समुद्र वाटर। समुद्र का मेन सोर्स है, 3/4 ऑफ द अर्थ हमारा समुद्र से बना हुआ होता है। वर्षा के कारण समुद्र का जल निरंतर वाष्पीकरण होता है। समुद्र का जल ही वाष्पीकृत होकर बादल बनता है और वर्षा करता है। समुद्र का जल सबसे अधिक अशुद्ध होता है, उसमें बहुत ज़्यादा नमक पाया जाता है, ठोस और लवण पाया जाता है। नेक्स्ट है वर्षा का जल। वर्षा बादल जो बनते हैं एक्चुअली समुद्र से, वे ऊपर उठते हैं तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ठंडा हो जाता है तो वहाँ बादल के रूप बरस जाते हैं और ये एक प्रकार से डिस्टिल वाटर होता है। तो समुद्र, नदियाँ, पेड़ पौधा आदि के द्वारा जल का निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। यह वाष्पीकृत जल वाष्प में परिवर्तित होकर पृथ्वी की सतह से बहुत ऊपर उठकर बादलों का निर्माण करता है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में तापमान कम होता है जिनसे संघनित बादल का घनीभूत अर्थात कंडेंसेशन होने लगता है और जल व वाष्प ठंडा होकर पानी की बूंदों में बदलने लगता है और यह बूंद आपकी वर्षा के रूप में आकाश से
पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। तो आज हमने एक वर्गीकरण पढ़ा, शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।